गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर 8 लेके आए हैं। लेक्चर जो 7 था, पिछला लेक्चर, उसमें हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह रखेंगे और जब रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें हम लोग बात किए थे। उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखेंगे तो कैसा बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, कब वस्तु से बड़ा बनेगा, कब वस्तु से छोटा बनेगा, वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज़ हम लोग यूज किए। नेक्स्ट, आज जो हम लोग स्टार को आगे बढ़ा रहे हैं, हम आप लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार लेक्चर को देखते होंगे और एक सुंदर सा नोट्स तैयार कर रहे होंगे, एकदम से स्ट्रॉन्ग नोट्स, जो नोट्स की शायद एकदम से अनमैचेबल हो कहीं भी, पूरे भारत के किसी भी कोने में वैसा नोट्स ना हो जैसा नोट्स आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, मैथ्स का बनना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन से पढ़ते होंगे। नेक्स्ट आइए, आज का पहला स्टार है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग आज का पहला स्टार है। क्या है पहला स्टार? अवतल दर्पण का उपयोग। देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले, अवतल दर्पण वस्तु कितना जगह? 6 जगह। पहला कहाँ था? अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर, समझिएगा। तो ये जो पहला गुण है कि जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, इसका उपयोग करता है अवतल दर्पण। जैसे मान लो सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो सूर्य में जो प्रकाश निकलती है वो प्रकाश फैला हुआ है, सभी दूर दूर है, और उन सभी प्रकाश के पास अपना एक एनर्जी है। फिर समझिएगा, मतलब क्या कि दुनिया में जो भी तरंग है उस तरंग का एक तरंग दैर्ध्य होता है, और उन सभी तरंग दैर्ध्य का उनके पास एक एनर्जी होता है। तो इसका मतलब सूर्य से जो प्रकाश निकली है उसके पास भी एक एनर्जी है, लेकिन वो अलग अलग होने की वजह से, जैसे हम लोग को बचपन में सर पढ़ाते थे कि एकता में बल है। एक कहानी था कि एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनके 5 पुत्र थे, और उन्होंने क्या किया, एक दिन एक लाठी का गट्ठर बनाया, और उस गट्ठर को सबको बना हुआ था, सबको बोले इसको तोड़ो। कोई भी अकेला उसको नहीं तोड़ पाया। फिर बोला अब इस गट्ठर को खोल दो, गट्ठर को खोल दिया, सबको बांट दिया, सब लोग सब मिल के तोड़ो, तुरंत तोड़ दिया। जो प्रकाश अलग अलग है उन सभी के पास एनर्जी है, लेकिन कम है, जिस कारण से वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर उन सभी प्रकाश को मिला दिया जाए तो एक बड़े ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या कहा गया कि मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो इससे जो प्रकाश निकल रही है, इन सभी के पास एनर्जी है, लेकिन ये सभी अलग अलग होने की वजह से इस एनर्जी का उपयोग नहीं हो पाता है। आपने क्या किया, सामने में रख दिया अवतल दर्पण। क्या बोला था? समांतर आने वाली किरणों को एक जगह फोकस पे जमा करेगा, तो ये सब आकर के कहाँ जमा हो गया? सब आकाश के कहाँ जमा हो गया? फोकस पर। देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऊर्जा है उसकी मात्रा बढ़ गई, इसीलिए इसका उपयोग, इस गुण के कारण अवतल दर्पण का पहला उपयोग है, इस गुण के कारण अवतल दर्पण का पहला उपयोग है सोलर कुकर के रूप में। तो पहला उपयोग कहाँ पे होगा? सोलर कुकर में, सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे, दूसरा ये है आपके सामने कि तो आपने क्या बोला कि जब अनंत से प्रकाश आएगी तो कहाँ पे जमा होगा? फोकस पे। अब जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो रात को जब गाड़ी ड्राइव करता है तो ड्राइवर के मन में होता है कि मेरे गाड़ी में इतना बढ़िया लाइट लगा हुआ हो जो हमें दूर तक देखने में मदद करे। इसीलिए ड्राइवर के मन में होता है कि मान लो आपके पास ये लाइट है और यहाँ पे बल्ब लगाओ, ये गाड़ी का हेडलाइट बल्ब है, तो बल्ब में से क्या होगा? ये बल्ब है, इसमें से प्रकाश निकलेगा, ढेर सारा प्रकाश निकलेगा, तो टकराने के बाद ये प्रकाश कहाँ पहुँच जाएगा? अनंत पर। ये बहुत बड़ा गुण है। ड्राइवर खुश होता है कि बल्ब, ये जो उसके गाड़ी में एक ऐसा हेडलाइट लगा हुआ है, जो हेडलाइट कि इस प्रकार से लगा हुआ है कि उसका रोशनी दूर तक जाता है, अनंत तक जाता है, दूर तक जाता है। अर्थात ये काम कौन किया? अवतल दर्पण। इसीलिए इसका दूसरा उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। गाड़ी के किस रूप में? हेडलाइट। हेडलाइट को बोलते हैं अग्रदीप, मतलब आगे का लाइट, अग्रदीप। हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में देखेंगे। अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग क्या है? गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। तीसरा उपयोग समझेंगे। ये तीसरा उपयोग क्या है? आपने क्या देखा तीसरा उपयोग में? जब प्रकाश जो है, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में था तो प्रतिबिंब कैसा था? आभासी था, सीधा था और वस्तु से बड़ा था। इसीलिए जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे मुंह में एक इतना बड़ा आईना जैसा लगाता है
ताकि अंदर का घाव हो या अंदर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको आसानी से एक बड़े आकार में दिख सके। इसीलिए जो तीसरा उपयोग है वो है इसका चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में मतलब क्या, मरीज का उपचार करने में, पेशेंट का उपचार करने में, पेशेंट का इलाज करने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डॉक्टरी उपचार में। डॉक्टरी उपचार में किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण का। चौथा देखेंगे, चौथा क्या है कि जैसे आपने क्या बोला कि ये डॉक्टरी उपचार में, अब देख जैसे मान लो आप सलून में हो, आप दाढ़ी बना रहे हो, कोई बुजुर्ग आदमी दाढ़ी बना रहा है, आपका एक नाई है जो आपका दाढ़ी शेव कर रहा है। अगर उसका आंख कमजोर हो या आप आईना में देख करके खुद का दाढ़ी शेव कर रहे हो, अगर आपका आंख कमजोर है तो वो दाढ़ी आईना में देखने में परेशानी होगी। इसीलिए बोला कि अगर वो आईना अवतल दर्पण होगा और हम अपने चेहरे को, अपने दाढ़ी को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो दाढ़ी का आकार बड़का दिखेगा, जिस कारण आप अपने दाढ़ी को सेव आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए चौथा उपयोग है क्या, चौथा, इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखा जाए ये सेविंग मिरर, मतलब क्या, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। उसको जरा अंग्रेजी में लिख देते हैं, उसका नाम क्या है, सेविंग मिरर के रूप में। सेविंग मिरर के रूप में उसका नाम क्या है, सेविंग मिरर के रूप में। तो आपने क्या बोला, अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है सोलर कुकर के रूप में, दूसरा उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट में, तीसरा उपयोग है डॉक्टरी उपचार में, चौथा उपयोग है सेविंग मिरर, मतलब क्या, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण। सेविंग मिरर का मतलब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आप, अगला स्टार है उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला स्टार क्या हो गया, उत्तल दर्पण का उपयोग। ये उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहली बात कि आपने क्या बोला था, उत्तल दर्पण में वस्तु को मात्र आप दो जगह रखते हैं, एक कहाँ पे, फोकस वो अनंत पर, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। जब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बहुत छोटा। यदि अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा, बहुत बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा। तो ये जो आपका उत्तल दर्पण है, जरा सा उसका एक फोटो देखिएगा, कितना सुंदर फोटो है। मान लो ये कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बल्ब आपने रख दिया, ये कोई बल्ब है आपका, ये बल्ब है, तो क्या होगा, इसमें से रोशनी निकलेगा। जब ये प्रकाश जाकर के उत्तल दर्पण पे पड़ता है तो उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा गुण है कि अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को छितरा देता है। गौर करिए, प्रकाश को क्या किया, छितरा दिया। बल्ब इतने दूर न प्रकाश दिया था, लेकिन इस दर्पण के होने की वजह से इस बल्ब का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, मान लीजिए कि बल्ब आपने यहाँ लगा दिया, तो ये सिर्फ अगर बल्ब रहेगा तो इतना दूर तक प्रकाशित किया रोड को। मान लीजिए कि रोड पर जो बगल में लैंप लगा होता है, वेपर लगा होता है, वही है ये, तो वो बल्ब था, वो इतना दूर प्रकाशित किया। लेकिन यदि उसके सामने में उत्तल दर्पण को रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, प्रकाश को दूर तक छितरा देगा। मतलब एक वेपर के द्वारा आप बहुत लंबे दूर तक के रोड को आप उसको प्रकाशित कर सकते हैं। अर्थात ये क्या है, इसको, वो जो रोड पर जो वेपर लगा हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। रोड पर जो पोल सब में वेपर लगा, उसका नाम क्या है, स्ट्रीट लाइट। मतलब गली सब में जो लैंप लगा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। तो इसी गुण के कारण, छितराने के कारण, ये क्या कर रहा है, छितरा रहा है। देखिए ना, प्रकाश पड़ा और यहाँ से टकरा करके फैल गया, तो फैलने को क्या बोलते हैं, छितराना। तो सबसे पहली बात, ये प्रकाश को क्या करता है, छितराता है। इसीलिए इसका सबसे पहला उपयोग है, उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट के रूप में। अवतल दर्पण का सबसे पहला, उत्तल दर्पण का सबसे पहला उपयोग क्या होगा, स्ट्रीट लाइट के रूप में। मतलब स्ट्रीट लाइट में वो जो गली मोहल्ले में लगा होता है वेपर, उसके बल्ब के सामने में जो दर्पण लगा हुआ है वो दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में सबसे बड़ी सुविधा क्या है, ये क्या करेगा, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को छितरा देगा, जिससे क्या होगा कि दूर तक के रोड को हम लोग प्रकाशित कर सकते हैं। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दूसरा, वो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोले, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। जैसे आप देखेंगे रूप में, ड्राइवर बैठा हुआ स्टीयरिंग पे, तो ये ड्राइवर बैठा हुआ स्टीयरिंग पे, आप देखेंगे ड्राइवर के बगल में जो गेट होता है उसमें एक आईना बगल में लगा होता है। एक आईना तो आगे देखने वाला जो ड्राइवर के फ्रंट में है,
एक आईना अंदर में लगा होता है पीछे देखने के लिए, लेकिन एक आईना ड्राइवर के बगल में होता है पीछे देखने के लिए। ये दूसरा आईना है, ये पार्किंग आईना है और वो पीछे देखने के लिए आईना है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि ये जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा उपयोग है, सबसे पहला स्ट्रीट लाइट के रूप में और दूसरा क्या है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्या लिखे हैं? क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, हमने क्या बोला? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्यों किया जाता है। आज हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्यों किया जाता है, तो आज क्यों का जवाब देना है। देखेंगे आप, सबसे पहली बात समझिएगा, मान लो ये कोई उत्तल दर्पण है, ये दर्पण कैसा हो गया? उत्तल, और ये इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। ओके, तो अगर कोई वस्तु दर्पण, जैसे कि गाड़ी का ये दर्पण हो गया, इसके पीछे में मान लीजिए ये ट्रक है, ठीक है, तो ये वस्तु हो गया और इस वस्तु को देखेगा तो ये वस्तु है, प्रकाश एक निकला प्रधान अक्ष के समांतर, तो यहाँ से क्या होगा? ये टकरा के वापस, तो ये क्या लगेगा? कहीं पीछे से आ रहा है, तो जहाँ से आ रहा था उसका नाम क्या था? फोकस। दूसरा हम लोग बोले थे कि मान लो यहाँ पे C है, मतलब प्रकाशीय केंद्र है, तो ये जो आपका ये वक्रता केंद्र है, तो दूसरा प्रकाश कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से। ये ऐसे गुजरा, ये ऐसे गुजरा, तो ये जो प्रकाश है ये तो दर्पण तक ही जाएगा और यहाँ से टकरा के लौट जाएगा। लेकिन हम लोग डॉट डॉट का मतलब हमेशा समझिए इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक या आभासी। ओके, तो ये यहाँ पे कहानी क्या है कि ये जो प्रकाश किरण गया है ये आभासी रूप से, आप देखिए दोनों कहाँ मिला? तो दोनों इस बिंदु पे मिला। ओके, तो ये वस्तु ए बी, तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब, क्या नाम दीजिएगा? तो आप नाम देते हैं ए डैश बी डैश। समझना है, इसका मतलब ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, और जो आभासी है वो सीधा है। कैसे सीधा है? वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर, हम भी धरती के ऊपर, मेरा प्रतिबिंब भी धरती के ऊपर, इसका मतलब हम लोग सीधे हैं। अगर हम धरती के ऊपर, मेरा प्रतिबिंब धरती के नीचे, तो हम दोनों क्या हैं? उल्टा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वस्तु है, समझिए, और ये क्या है? प्रति का मतलब प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है। अब देखिएगा सर, दोनों प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब सीधा है। देखेंगे डैश डैश से मिला है, इसका मतलब आभासी है। लेकिन वस्तु का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार छोटा है, इसका मतलब उत्तल दर्पण का सबसे पहला गुण ये है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नंबर एक, जिस कारण अगर मान लीजिए पीछे कितनो बड़ा वस्तु हो, अगर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए आईना में छोटा प्रतिबिंब बनाइएगा, तब ना बड़ा वस्तु भी, हाथी भी इतना छोटका आईना में अट जाएगा। नहीं तो हाथी का सूंड आएगा तो पीछे छूट जाएगा, टेंगड़ी आएगा तो ऊपर छूट जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कितना इतना छोटका दर्पण लगा होता है, इसमें हाथी, इसमें बड़का ट्रक पीछे, उसका फोटो देखना है तो कब फोटो देख पाइएगा? जब इस दर्पण में ये गुण हो कि उस वस्तु का छोटा इमेज बनाए, तब ना इस जगह में अट जाएगा। इसीलिए दूसरी बात, इसका मतलब है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होने का मुख्यतः दो कारण है। नंबर एक, मुख्यतः दो कारण है। क्या बोले? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करने का मुख्यतः दो कारण है। पहला, यह दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। वस्तु से छोटा बनाता है। आप लिखेंगे, अगर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला?
इसका दो मुख्य कारण है। पहला क्या है कि अब यह दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है, इसीलिए छोटे दर्पण में भी एक बड़का सा ट्रक अट जाता है। दूसरी बात, अब देखेंगे कभी कभी आप जब बाइक से जा रहे होंगे तो आप अपने बाइक के आईना में पीछे देखिएगा, आपको बहुत दूर तक का वस्तु दिख जाएगा। आप गौर करना, मान लीजिए रोड पर जाम लगी हुई है तो ट्रक अगर लाइन में है तो बहुत दूर तक का ट्रक आपको दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब है बहुत दूर तक आप कैसे देख पाओगे, जब आपका दृष्टि क्षेत्र अधिक होगा। तो जो इसका दूसरा सबसे मुख्य कारण है वो है इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या बोले? दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होने का दो मुख्य कारण है, क्योंकि ये दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। दूसरा, इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। ये जो दर्पण है, इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? दर्पण की पहचान देखेंगे आप। तो दर्पण की पहचान क्या है, जरा सा हम लोग ये देखते हैं। दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान, आज का हेडिंग है दर्पण की पहचान। सर, दर्पण की पहचान हम लोग दो प्रकार से करते हैं। दर्पण की पहचान हम लोग दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार होता है परावर्तक सतह को देखकर। परावर्तक सतह को देखकर पहला जो पहचान होता है वो क्या होता है? परावर्तक सतह को देखकर। इसमें हम पॉइंट बोलेंगे, आप उसको नोट करेंगे। दर्पण की पहचान कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। पहला परावर्तक सतह को देखकर, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रतिबिंब को देखकर। प्रतिबिंब को देखकर, समझिएगा, प्रतिबिंब को देखकर। बताइए, दर्पण की पहचान कितने प्रकार से होती है? तो दो प्रकार से। कौन कौन हो गया? एक है परावर्तक सतह को देखकर और दूसरा क्या है? प्रतिबिंब को देखकर। अब देखिए कैसे। तो परावर्तक सतह, जैसे मान लो ये बोर्ड दर्पण है तो इसके परावर्तक सतह को छुएंगे, अगर ये समतल लगता है इसका मतलब समतल दर्पण है। अगर उठा हुआ लगता है इसका मतलब ये उत्तल दर्पण है। अगर ये धंसा हुआ लगता है इसका मतलब वो अवतल दर्पण है। फिर समझिए, मतलब क्या है? दर्पण की का पहला पहचान क्या है? परावर्तक सतह को देख करके। जाइए आप परावर्तक सतह को देखिए, अगर वो देखने में प्लेन लगा तो कैसा होगा? समतल दर्पण। अगर प्लेन लगा तो कैसा होगा? वो हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा, अगर उठा हुआ है, अगर परावर्तक सतह को देखिए तो देखिए वो उभड़ा हुआ है, तो अगर परावर्तक सतह उभड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तीसरा, परावर्तक सतह को देखे और देखने के बाद देखे या फिर छुए, परावर्तक सतह को देखकर या छूकर, यहाँ पे हम देखकर या छूकर दोनों ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने परावर्तक सतह को छुआ, छूने से अगर वो आपको उठा हुआ लगा तो उत्तल दर्पण, समतल लगा तो समतल दर्पण, अगर वो धंसा हुआ लगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ लगेगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अवतल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रतिबिंब को देखकर। चलिए दिखाते हैं आपको। आपको हम बताए हैं कि प्रतिबिंब कैसे देखते हैं। नंबर एक प्रतिबिंब कैसे देखते हैं, आपको याद है? हमने कहा था समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसमें था आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। एक बात समझिएगा, हमेशा वस्तु को दर्पण के करीब रखिए। ये नहीं कि बहुत दूर में जाके रख दिए, वस्तु पड़ा हुआ है कोई देखने वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। वस्तु को दर्पण के करीब रखिए। क्या बोल रहे हैं? वस्तु अगर आपको प्रतिबिंब देखनी है तो आप उस वस्तु को दर्पण के करीब रखिए। तो दर्पण के अगर करीब रखते हैं तो समतल दर्पण के करीब रखिए, तो समतल दर्पण में तो कहीं भी रखिए, बात एक जैसा है। उत्तल दर्पण में करीब रखने का मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में। मेरे बात को पकड़िए। अवतल दर्पण है, उसमें करीब रखने का मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में। अब फिर समझिए, समतल दर्पण में दर्पण के करीब मतलब कहीं भी करीब, थोड़ा सा दूरी पर 1 मीटर, आधा मीटर या 100 सेंटीमीटर, जो भी रखना वो रख सकते हैं। उत्तल दर्पण में दर्पण के करीब का मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में। आप चेक करिए कॉपी अपना कल वाला।
अवतल दर्पण में करीब का मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में। आप कल वाला कॉपी चेक कीजिए, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो कहना क्या है, तो सबसे पहली बात समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में आपने क्या किया, ये समतल दर्पण है और आपने क्या किया, यहाँ पे वस्तु को रख दिया। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। तो आपने क्या किया, इसके प्रतिबिंब को देखा। यदि समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर है तो वो समतल दर्पण होगा। फिर समझते हैं क्या बोले, यदि प्रतिबिंब मेरा कहना है, यदि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर हो तो वह कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ये कौन मेथड है, ये मेथड है प्रतिबिंब को देखकर। दूसरा, अब कौन सा दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वस्तु को करीब का मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में कैसा प्रतिबिंब, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। चेक कीजिए ना आपको, आप आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। तो इसका मतलब है यदि प्रतिबिंब को सीधा प्रति लिख देते हैं, यदि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो तो वह कैसा दर्पण होगा, तो वह अवतल दर्पण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, अब तीसरा कौन दर्पण आएगा, उत्तल में करीब का मतलब समझाएं आपको, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो कैसा था, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। तो यदि प्रतिबिंब, प्रति का मतलब प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा हो तो वह कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो वह कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। फिर समझिए सर, गौर कीजिए, आभासी, सीधा तीनों में है। आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर है समतल दर्पण, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा है अवतल दर्पण, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा है तो उत्तल दर्पण। ये था दर्पण का पहचान। एक था परावर्तक सतह को छूकर और दूसरा था प्रतिबिंब को देखकर। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे आगे। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि एक रिलेशन था और उस रिलेशन का नाम है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बतावे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या क्वेश्चन पूछा रहेगा f बराबर r/2 को साबित करें। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या पूछेगा कि साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि या साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इसी क्वेश्चन को पलटा, f बराबर r/2 या r बराबर 2f, कुछ भी पूछेगा। सर इसमें गौर कीजिए, हम दर्पण तय नहीं किए हैं कि अवतल दर्पण में पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में पूछ रहा है। तो अगर वो पूछेगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बतावें तो दर्पण तय नहीं है। तो यदि आपको अवतल में आता है तो आप अवतल में प्रूफ करें, उत्तल में आता है तो उत्तल में प्रूफ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, f बराबर r/2 को साबित करें। अवतल में आता है तो अवतल में कर दीजिए, उत्तल में आता है तो उत्तल में कर दीजिए। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ दे अवतल दर्पण में f बराबर r/2 प्रूफ करें, तब यदि आप अवतल में नहीं लिख करके उत्तल में लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। आप समझेंगे, मतलब यदि दर्पण क्लियर नहीं है कि कौन सा दर्पण पूछा तो आप किसी में भी प्रूफ कर दो, नो प्रॉब्लम।
लेकिन यदि दर्पण क्लियर कर दिया है तो आपको उसी में करना है। अर्थात हम लोग इसे अवतल दर्पण में भी सीख लेंगे और उसको उत्तल दर्पण में भी सीख लेंगे, ताकि किसी में पूछे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर क्लियर नहीं करेगा तो किसी में भी प्रूफ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम लोग को सीखना है कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए, इसको साबित कैसे किया जाए। अब इसका प्रूफ देखेंगे जरा, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या f बराबर r/2 को साबित करें, या पूछेगा या r बराबर 2f को साबित करें। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे, जिस प्रकार का भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर 2f पूछे या f बराबर r/2 पूछे, कुछ भी पूछे, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट। तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मान लो हम लोग एक बार अवतल दर्पण में देखते हैं। आज का स्टार है अवतल दर्पण में, तब देखेंगे उत्तल में, अवतल दर्पण में। तो ये जो हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं वो किस में देखने जा रहे हैं? अवतल दर्पण में। देखिएगा, तो मान लो ये आपके सामने एक अवतल दर्पण है। फोटो को अच्छे से समझिएगा आप, एकदम अच्छे से। और भी इसको हम बढ़ा लेते हैं, और भी बढ़ा ली। चलिए, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। तो इसे आप क्या बोलते हैं? P। यहाँ पे मान लो F, यहाँ पे मान लो C, ऐसा कुछ भी। तो ये 3 ही पॉइंट तो दर्शाते हैं। आप देखेंगे, आपको बताए थे कि मान लो कोई प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर गई, ऐसे गया। मान लो वस्तु बहुत दूर में है, कोई प्रकाश आया, तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ऐसा फिगर बनेगा। तो आप गौर करेंगे, हम लोग क्या समझे कि ये क्या है? दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और इसको जहाँ पे आपतित किरण परावर्तित बनती है, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, ये है p। जहाँ पे mn क्या है? आपतित किरण है। np nf क्या है? ये nf, ये परावर्तित किरण है। दोनों के बीच में क्या होता है? ये n आपात बिंदु है। और यहीं पे हम लोग एक लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिए। इस लंब का नाम क्या होता है? अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब। देखिए ना, mn क्या है? आपतित किरण है। nf क्या है? परावर्तित किरण है। nc क्या है? अभिलंब है। n क्या है? आपात बिंदु है। अब चलिए, हम लोग जब 9th या 7th क्लास में थे, 8th क्लास में, तो वहाँ पे सर हम लोग को पढ़ाए हैं ज्यामिति में कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। समझिएगा, तो ये जो कोण है ये आपतन कोण है, ये क्या है? ये परावर्तन कोण है। तो हम लोग क्या सीखे हैं? हम लोग सीखे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। यस कि नो? एकदम यस। हम लोग ये सीखे हैं कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो हम लोग क्या समझे कि I और R, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? I बराबर R, मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम क्या सोचे कि अगर बाय द वे हम I को थीटा कहेंगे तो R को भी क्या बोल सकते हैं? थीटा। बोलिए हाँ। आप देखिए गौर से, MN और ये प्रधान अक्ष दोनों समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो NC देखिए, NC, ये जो NC है ये भी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो एकांतर कोण बराबर होगा, मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों, ये कोण यहाँ देखिए ना, हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, ये कोण और फिर इसको रेड कर रहे हैं, ये कोण, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। MN और प्रधान अक्ष कौन है? CP, दोनों क्या है? समांतर है। तो कौन सा कोण? ये कोण MNC और NCF, दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे यहां MN तथा CP, MN आपतित किरण, प्रधान अक्ष CP कैसा है? समांतर रेखा है तथा NC तिर्यक है। NC कैसा है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए कौन सा? कोण MNC, कोण MNC बराबर कोण NCF, कोण NCF, समीकरण 1। ओके, ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा। पुनः अब देखिएगा, पुनः, अब पुनः क्या आया? अभी हम बोर्ड को एक बार मिटाएंगे, इसीलिए आप इसको नोट कर लेंगे। पुनः, अब पुनः क्या आएगा?
पुनः देखिए MN तथा CP समांतर है, MN और CP क्या है, समांतर है। और आप देखिएगा इस बार NF तिर्यक रेखा है, NF कैसा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब आइए जरा गौर करते हैं फिगर में। सर इस बार तिर्यक कौन हो गया, ये NF, ये तिर्यक है। ये अगर तिर्यक है तो इस बार ये टोटल कोण, ये पूरा और ये कोण, ये दोनों बराबर होगा। तो ये कोण कितना है, थीटा जोड़ थीटा, तो कितना हो गया 2 थीटा। तो ये भी कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 2 थीटा। अर्थात कोण MNF, देखिए ना MNF, ये टोटल कोण MNF बराबर, ये कौन सा कोण है, कोण NFP बराबर कोण NFP, समीकरण 2। ओके, तो जरा सा इस दोनों को अब देखेंगे आप कि आपके पास 2 त्रिभुज है। अब हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक है NCP और दूसरा है NFP। हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक है NCP और एक है NFP। लेकिन गौर करेंगे हम लोग, जरा सा दिखाते हैं एक चीज, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव, इस दूरी का नाम क्या है R, और फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी का नाम क्या है, फोकस दूरी मतलब F। इसी दोनों में रिलेशन चाहिए हम लोग को, इसी दोनों में रिलेशन चाहिए। लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज NCP में, त्रिभुज NCP में, NCP में। तो कौन हो गया NCP, ये त्रिभुज हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, लंब है NP, आधार कितना है, आधार हो गया CP, तो CP कितना है R, तो tan थीटा बटा R, समीकरण 1। ओके, समीकरण 1। अब चलेंगे पुनः किस त्रिभुज में, समीकरण 1। इसको समीकरण नहीं मानते, कोई खास इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, समीकरण 1। चलिए नेक्स्ट, अब त्रिभुज NFP में, तो त्रिभुज NFP में, चलिए बोलिए क्या होगा। यहाँ इसमें थीटा था, तो इसमें क्या है 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, फिर से लंब बटा, अब थीटा के सामने वाला लंब, ये लंब और ये आधार, तो कितना हो गया NP, आधार कितना है इस बार F, तो समीकरण 2। अब हम लोग को एक बात समझना पड़ेगा, जरा सा हम फिगर को मिटाएंगे, फिगर को आप अच्छे से देख लो। अब हम लोग को क्या समझना है, जरा ये देखिए, अब हम लोग को क्या समझना है, समझना ये है, फिजिक्स मैथ कहता है आपका 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास इसी आसपास का, जैसे कि जब आप 10th के मैथ को पढ़ोगे तो उस बोलता है sin 0 बराबर 0, मतलब जितना कोण है उतना ही मान है। जैसे tan 0 बराबर 0, tan 0 का मान कितना होता है 0, मतलब क्या कि यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, समझिएगा, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, फिर समझिएगा, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो tan थीटा, जैसे कि tan 0 को 0 लिख दिए, उसी प्रकार tan थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा, sin थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा। तो हम लोग ये समझना है, यदि इफ थीटा इज स्मॉल देन sin थीटा लगभग बराबर थीटा, tan थीटा लगभग बराबर थीटा। इस बात को आप हमेशा अपने जहन में आज के बाद रखेंगे। ओके, तो मेरा कहना हुआ कि जैसे इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या बोलता है कि tan थीटा बराबर NP बटा R, तो tan थीटा को क्या लिख दिया जाए थीटा, तो क्या हो गया NP बटा R। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोला कि tan 2 थीटा बराबर NP बटा कितना F, देखिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2 थीटा बराबर NP बटा F, थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ऊपर से NP बटा R, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू NP बटा R, ठीक है, बराबर क्या हो गया NP बटा F, ठीक है। दोनों तरफ NP काट दिए, तो इधर क्या बचा 2 बटा R बराबर 1 बटा F, सही है, 2 बटा R बराबर 1 बटा F। जरा सा इसको पलट दीजिए,
तो लिख दोनों तरफ यदि आप पलट देते हैं, यदि दोनों तरफ आप पलट देते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, दोनों तरफ, क्योंकि हमको तो f बराबर r/2 निकालना है ना, तो क्या करेंगे आप दोनों तरफ पलट देंगे। तो ये हो गया आपका 2/r बराबर 1/f। या तो आप दोनों तरफ पलट दो या आप तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना करो। तो गुना करेंगे तो r गुना 1 बराबर r, 2 गुना f बराबर 2f। तो क्या प्रूफ हो गया, r बराबर 2f या f बराबर, तो दो नीचे गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो गया r बराबर f बराबर r/2। तो इस प्रकार से ये साबित हुआ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साबित। तो मेरा कहना है हम लोग क्या प्रूफ किए, f बराबर r/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन कंपटीशन में केवल f बराबर r/2 हम लोग एक फार्मूला के रूप में यूज करेंगे, यही काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन अगर बाय द वे हम लोग एग्जाम में जाते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन पूछता है, तो जिस तरीके से अभी हम डील किए हैं उसी तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, तो हम लोग ये देखे कि ये जो है किस तरीके से f बराबर r/2 को साबित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये किस में था, अवतल दर्पण में। अब कहाँ पे चलना है, उत्तल दर्पण में। तो हम ये एक होमवर्क आपको देते हैं छोटा सा कि अगर उत्तल दर्पण में आपसे हो सके तो जरा सा आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट में लिखेंगे और हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में साबित कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को समझना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स वो सभी क्या क्या है जरा देखिए। अब हम लोग को समझना है, एक टर्म है जिसका नाम है अनुबद्ध फोकस। देखिएगा क्या है नाम, अगला वर्ड क्या आ गया, अगला वर्ड आ गया अनुबद्ध फोकस। अनुबद्ध फोकस इसको बोलते हैं कंजुगेट फोकी। क्या बोलते हैं, कंजुगेट फोकी। क्या बोलते हैं, कंजुगेट फोकी। ये क्या होता है वो देखिए। मान लो कि ये कोई दर्पण है, तो दर्पण कैसा हुआ, अवतल। तो और ये उसका प्रधान अक्ष, ये P है, ये F है, ये C है, ऐसा मान लिए 3 पॉइंट है, 3 ही पॉइंट को दर्शाते हैं मेनली। तो हम लोग को पढ़ना है अनुबद्ध फोकस। अनुबद्ध फोकस का मतलब होता है दो अलग अलग पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट, और वो पॉइंट हमेशा कहाँ लेते हैं, पॉइंट हमेशा लेते हैं प्रधान अक्ष पर। तो दर्पण कैसा, अवतल। आप गौर किए होंगे यदि वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पर। यदि वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर। चेक कीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, और ये दोनों बिंदु है कहाँ पे, प्रधान अक्ष पर। तो बोलता है, जरा हम बोलते हैं, आप उसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। इसका कहना है कि प्रधान अक्ष पर के वैसे दो बिंदु, किसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, डिफाइन कर रहे हैं अनुबद्ध फोकस को। अनुबद्ध फोकस कहता है कि प्रधान अक्ष पर के वैसे दो बिंदु, वैसे दो बिंदु जिनमें पहले पर वस्तु रखने से दूसरे पर प्रतिबिंब बने और दूसरे पर प्रतिबिंब वस्तु को रखने से पहले पर प्रतिबिंब बने, तो ऐसे बिंदु को आपस में क्या बोलेंगे, अनुबद्ध फोकस। फिर समझिए डील क्या करना है। अनुबद्ध फोकस कहता है कि प्रधान अक्ष पर के वैसे दो बिंदु, प्रधान अक्ष पर के वैसे दो बिंदु, तो जैसे बिंदु मान लो एक बिंदु है अनंत, ये इस बिंदु का नाम अनंत और इस बिंदु का नाम क्या है, फोकस। ये दोनों बिंदु है कहाँ का, प्रधान अक्ष पर का। तो क्या बोला, प्रधान अक्ष पर के वैसे दो बिंदु जिनमें किसी एक पर वस्तु, जैसे अनंत पर रखा तो फोकस पे बना, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या कहलाएगा, अनुबद्ध फोकस। क्या कहलाएगा, ये अनुबद्ध फोकस। और एक बात, एक सच्चाई आप जान लो, इसके अलावा, इसी दोनों के अलावा और कोई तीसरा बिंदु नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन अनुबद्ध फोकस है, इनमें से कौन बिंदु अनुबद्ध फोकस है, पहला ऑप्शन ए अनंत वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र फोकस, ऑप्शन सी फोकस ध्रुव, ऑप्शन डी अनंत और फोकस। किस में टिक करेंगे आप, अनंत और फोकस में। यही दोनों बिंदु क्या है, अनुबद्ध फोकस है। कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हम लोगों का दर्पण का सूत्र। अगला जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम क्या है, दर्पण का सूत्र। देखेंगे आप, अब हमारे पास दो चीज़ बचा हुआ है, एक है दर्पण का सूत्र और दूसरा है आपका आवर्धन। तो दर्पण के सूत्र को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और आवर्धन के साथ होते हुए हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपका लॉक हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन लॉक हो जाएगा। तो
अगला स्टार है आपका दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र समझेंगे, ये दर्पण का सूत्र क्या है। आपसे सवाल पूछेगा कि दर्पण का सूत्र इनमें से कौन है, तो देखेंगे आप। सबसे पहली बात, U जो है इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। U कौन सी है? वस्तु की दूरी। और चाहे वो वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, या फोकस दूरी हो, या वक्रता त्रिज्या हो, सबको कहाँ से मापते हैं? सबको मापते हैं ध्रुव से। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। जैसे मान लो एक फोटो बनाते हैं, यहाँ देखो, ये मान लो कोई दर्पण है ऐसा, इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे वस्तु को रख दिया, यहाँ पे ये वस्तु है, ये वस्तु है, और ऐसे गया प्रकाश या ऐसे चला गया, ये झूठ मूठ का बना रहे, यहाँ पे मान लो उसका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये O हो गया, और प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं? I से। यहाँ पे मान लो P हो गया, यहाँ पे मान लो F हो गया, और यहाँ पे मान लो C हो गया। अब देखिए, चार चीज को दिखाना है, U को, V को, F को, R को, यही चार चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। U किसे कहते हैं? U कहते हैं वस्तु की दूरी। देखो वस्तु यहाँ रखा हुआ है, कहाँ से दिखाएंगे हम? क्या बोले, हमेशा कहाँ से दिखाएंगे? ध्रुव से। आप देखिएगा, तो यहाँ पे ये ध्रुव है, तो ये वस्तु है यहाँ पे, तो ये जो दूरी हुआ इसी को बोलते हैं U। अब बात को समझिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, प्रतिबिंब यहाँ पे है, तो ये जो दूरी हुआ, ये दूरी ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब, उसको क्या बोलेंगे? V। इसका मतलब V क्या है? V है आपका प्रतिबिंब की दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ओके, आप देखिएगा, ये C यहाँ पे है और ये ध्रुव यहाँ पे है, इस दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, R से लिखते हैं। F यहाँ पे है, F यहाँ पे है, P यहाँ पे है, इस दूरी को बोलते हैं F। चारों चीज समझ गए? U कौन होगा, V कौन होगा, R कौन होगा, F कौन होगा? अब जरा आइए, R क्या है? R है आपका वक्रता त्रिज्या। R क्या है? R है वक्रता त्रिज्या। F क्या है? F है आपका फोकस दूरी। बताइए तो F क्या है? F है आपका फोकस दूरी। और इस चारों को मिला के बनता है दर्पण का सूत्र। और दर्पण के सूत्र को केवल अभी हम लोग समझते हैं। दर्पण का सूत्र है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही किसका सूत्र है? इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र या दर्पण का सूत्र। 1/v या 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। ये अभी इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, केवल समझ रहे हैं, प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या f बराबर क्या होता है? r/2। यहाँ पे रखना चाहते हैं f बराबर r/2, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r। 2/r क्या बन गया? 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r। ये भी क्या है? इसका भी नाम क्या है? इसका भी नाम है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र। केवल इस फॉर्मूला में एक बात ख्याल रखें कि u, v और f या r, देखिए ना, इसमें u, v, f है, इसमें u, v, r है। इस तीनों को अपने चिन्ह के साथ लिखें। अभी तो केवल ये बात भाषणबाजी लगेगा, लेकिन जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स देंगे, जब उसको हम डिस्कस करवाएंगे, तो पता चलेगा कि सर क्या बोल रहे थे उस समय। अभी जो हम बोल रहे हैं ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शायद बहुत लोग हंस भी देंगे कि सर कैसे समझ में नहीं आएगी, इतना छोटा सा लाइन नहीं आएगी समझ में। लेकिन सुनिए, फिर भी क्या सुनना है? इस फॉर्मूला में 1/u प्लस 1/v बराबर 2/r या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, इस फॉर्मूला में u, v, f या u, v, r, इस तीनों को अपने अपने चिन्ह के साथ रखें। चिन्ह के साथ रखें का मतलब जो ध्रुव के पीछे में है, मतलब जो ध्रुव के दाएं तरफ है उसको ऋणात्मक लें, जो बाएं तरफ है उसको धनात्मक लें, जो ऊपर है उसको धनात्मक लें, जो नीचे है उसको ऋणात्मक लें। चिन्ह परिपाटी आपको समझाएं। दैट्स ओके। तो ये है आपका दर्पण का सूत्र। क्या है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, तो आपको सवाल पूछेगा एग्जाम में 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन कि दर्पण के सूत्र को साबित करें। तो किसको साबित करिएगा? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। या ऐसे पूछेगा u, v, f में संबंध स्थापित करें, तो क्या संबंध स्थापित कीजिएगा? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। लेकिन लेंस में अलग है। अभी किसमें पढ़ रहे हैं? दर्पण में। ये बात दिमाग में होना चाहिए। लेंस में ऐसा ही फॉर्मूला एक अलग बनता है, उसका नाम है लेंस का सूत्र। लेकिन ये क्या है? दर्पण का सूत्र। वहां क्या बनेगा? लेंस का सूत्र। अगला चैप्टर में, अभी लेट है। तो ये दर्पण का सूत्र क्या है? फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ओके,
तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें इसी को प्रूफ करेंगे। उसमें लिखेंगे दर्पण के सूत्र को साबित करें, या UBF में संबंध स्थापित करें, या अवतल दर्पण में साबित करें कि 1/u और 1/v बराबर 1/, वगैरह वगैरह बात करेंगे। तो सिंपली अगला जो लेक्चर आएगा उसमें इसको प्रूफ करेंगे और उसके बाद आपको आवर्धन समझाएंगे। वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, आवर्धन समझाएंगे, चैप्टर को लॉक करेंगे। अब आप लोग प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल्स, कोई भी बुक आपके पास पक्का होगा उसका न्यूमेरिकल्स बनाइए। जो न्यूमेरिकल्स नहीं बने उसको हमें भेजिए, हमसे पूछिए। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट्स करें, 72 58 95 80 11। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है वो प्रॉब्लम का फोटो खींच करके इस नंबर पे आप भेज दें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछनी हो, आप इस पे भेज दें। किसी को अगर पूर्णिया में यहाँ पे कोई जब क्लास स्टार्ट होगी, अगर क्लास ज्वाइन करनी हो, 11th हो या 12th हो, तो वो बच्चे इस पे कॉल कर सकते हैं। तो जरा सा इस नंबर के बारे में आप सबको जानकारी दे देंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।